हम सब में से कोई ना कोई दोस्त, किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार बाहर पढ़ने जरूर गया होगा, या नहीं गया तो प्लान्स बन रहे होंगे, या प्लान्स बनने वाले होंगे, या जाने वाला होगा। और जो भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, बी इट बैचलर्स या मास्टर्स, वहाँ बहुत ही एक कॉमन सा कल्चर है कि लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। वो जो जॉब्स होती है वो एक फ्रीलांस मॉडल पे होती है कि उनको पर आवर का पे मिलेगा। जब जितना काम है बुला लिया जाएगा, जब काम नहीं है नहीं बुलाया जाएगा, और जितना काम करोगे उतने पैसे मिल जाएंगे। तो वो बेसिकली एक फ्रीलांस का काम हो गया कि तुम्हारी कोई परमानेंट मंथली इनकम वाली जॉब नहीं है। तुम्हें जब जितना बुलाया जाएगा तुम काम करोगे, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। एंड द मेजर रिक्रूटर्स आर मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज, बर्गर किंग, ऐसी बड़ी बड़ी फास्ट फूड जायंट्स इस मॉडल पे चलती है और वो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है। तो सोचो जरा, एक कंपनी जो इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रही है, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक मैकडॉनल्ड्स फीड्स ओवर 25 मिलियन पीपल अ डे इन द होल वर्ल्ड। सो हाउ आर दे इवन एबल टू फंक्शन एक ऐसे मॉडल पे जहां जो मेन वर्कफोर्स है, जो एट द एंड कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे हैं, वो इतनी कैजुअल है, उनका कंपनी के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस अपनी पर आवर पे की पड़ी, और इतनी अनस्टेबल वर्कफोर्स है। इन सब चीजों के बावजूद भी वो इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट कैसे कर रही है? इसके लिए सबसे पहली चीज आती है एक बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसकी बात हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। और दूसरी चीज आती है शॉप फ्लोर लेवल के प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड साइंटिफिकली। इस पे आते हैं, सारी चर्चा करते हैं। लेट्स बिगिन आवर बोर्ड बूस्टर सीरीज, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। एंड आज इस चैप्टर को अच्छे से खत्म करते हैं। तो आपसे नहीं चलेगा कोई भी बहाना, चला दो गाना। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन है, ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था हेनरी फ्योल नाम का बंदा। आज जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये पैदा हुआ था भाई 1856 में एंड ही डाइड इन 1950। बेसिक से बर्थ और डेथ के ईयर्स याद रखना। ये थोड़ा उससे अलग था। वो बेचारा पढ़ लिख के, बेचारा नहीं, आई एम सॉरी, वो बंदा पढ़ लिख के सीधा ऊपर वाले लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे एंट्री मारी। उसने वहां सब देखा और अपने प्रिंसिपल्स दिए। ये बंदा बिल्कुल मैकेनिक लेवल से स्टार्ट होके, शॉप फ्लोर लेवल से स्टार्ट होके, धीरे धीरे ग्रो होके एक बहुत अच्छी कंपनी के बहुत अच्छे स्केल पे पहुंचा था। ये इसकी कहानी थी, ठीक है। तो इसने वहां एक्सपीरियंस किया कि जो बिल्कुल लोअर लेवल पे स्टाफ है, जो काम कर रहा है, व्हाट आर दे एक्सपीरियंसिंग, व्हाट आर दे फीलिंग। तो इसकी पूरी कहानी, इसकी पूरी फिलॉसफी वहां से निकली है, ठीक है। इसका फोकस मेन उन यूनिट्स पे है जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जो काम करवा रहे हैं। करवाना भी बहुत जरूरी है, दैट्स आल्सो एन आर्ट, बट अगेन जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस माइंडसेट से आया था एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है। इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू and seeing that they do it in the best form possible, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या करवाना चाहते हो और फिर देखो कि क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा। That is what scientific management is, ठीक है। अब इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के चलते 4 प्रिंसिपल्स और 4 टेक्निक्स थी। हम पहले अपने चलते हैं व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे, देखते हैं 4 टेक्निक्स क्या है, पढ़ते हैं, समझते हैं टेक्निक से उसका मतलब क्या है, एंड फिर आते हैं प्रिंसिपल्स पे। तो लेट्स गो। हाँ जी भैया, अब हमने समझ लिया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है, टेलर भाई साहब चाहते क्या थे, एंड मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज किस तरह से यूनिफॉर्मिटी लाती हैं। बट टेलर भाई साहब ने कुछ टेक्निक्स और कुछ प्रिंसिपल्स दिए। प्रिंसिपल्स पे हम आएंगे बाद में, पहले देखो टेक्निक्स किस तरह से काम करती हैं। जो हमारी टेक्निक्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक एक चीज ध्यान में रखती हैं कि यार सारी टेक्निक्स का ना एक ही एंड गोल है, जो वर्कर बेस लेवल पे काम कर रहा है उसके काम में मैक्सिमम एफिशिएंसी हम निकलवा पाए। मैं जो भी बताने वाला हूं सब कुछ सोचना एंड बैक एंड में एक चीज रखना कि हम उस वर्कर के पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं जो बिल्कुल नॉन मैनेजरियल लेवल पे फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। नंबर 1 टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों को अलग अलग समझते हैं, लेकिन ये एक ही नाम में यूज होंगे। अगर केस स्टडी में तुमने सिंप्लीफिकेशन को आइडेंटिफाई किया तो तुम पूरा लिखोगे, ठीक है। अब सुनो, स्टैंडर्डाइजेशन कहता है सेट द बेंचमार्क्स। हर चीज के बेंचमार्क्स बना दो। कोई प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज कर दो कि तुम्हारी पूरी कंपनी में थ्रू आउट यही प्रोसेस फॉलो होगा। चाहे तुम मैकडॉनल्ड्स का बर्गर सिरसा में खा लो, चाहे तुम मैकडॉनल्ड्स का बर्गर दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी खा लो, वो बर्गर का टेस्ट एग्जैक्टली सेम कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर रखा हुआ है, एक प्रोसेस रखा हुआ है बर्गर बनाने का, एंड वो वाला बर्गर वैसे ही बनेगा, तुम कहीं मर्जी खाओ, ठीक है। तो एक प्रोसेस जब बेंचमार्क पे एस्टैब्लिश हो जाता है तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आती, प्रोडक्ट नॉन यूनिफॉर्म नहीं बनते, वो यूनिफॉर्म होते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी निकल के आती है, ठीक है।
अगला है रॉ मटेरियल कौन सा यूज होगा, टाइम कितना लगेगा, टेक्निक कैसी होगी, डिजाइन कैसा होगा, हर चीज के तुम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज बेसिकली कि हम हर चीज के स्टैंडर्ड सेट कर दें, बेंचमार्क सेट कर दें, ताकि हम अपने आप को और कस्टमर को दोनों को डिफाइन कर पाए कि हमारी कंपनी में काम किस तरह से होता है। हर चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कहता है कि फालतू के काम को निकाल दो। फालतू शूज हम पहनते हैं 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। अब बहुत से जनों का ऐसा पैर होता है जिनको 10 नंबर छोटा रहता है पर 11 नंबर बड़ा रहता है, तो 10.5 नंबर। लेकिन बहुत रेयर कंपनीज है जो 10.5 नंबर के शूज मैन्युफैक्चर करती है। सिंप्लीफिकेशन बोलता है कि फालतू कामों में दिमाग खराब मत करो। जिस काम से कोई खास रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है, जिस काम का कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं है, जो वेस्ट है, जो है वेस्ट, तो उसको छोड़ दो, उसको ड्रॉप कर दो एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेसेस। पूरे प्रोसेस में तुम्हें लगता है यहां पे चीजें अड़ रही हैं, यहां पे आके लोग अड़ रहे हैं, पूरा प्रोसेस रुक रहा है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, एंड इस पार्ट का एज अ होल कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। अगर कंट्रीब्यूशन हो तो हम उसको डील करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो उसको हटा दो। फॉर एग्जाम्पल शूज वाला एग्जांपल लिया हमने, वो हो गया। मैकडॉनल्ड्स में अगर मैं बात करूं तो पूरे प्रोसेस के थ्रू, हम बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल बात लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक बार के लिए मान के चलो कि पूरे प्रोसेस के थ्रू जब बर्गर बन रहा है और वो बर्गर बन के आ रहा है, कस्टमर को डिलीवर हो रहा है, तो सबवे वर्सेस मैकडॉनल्ड्स मेरे मन में जस्ट इंस्टेंट हिट किया। मैंने पुराना एग्जांपल साइड कर दिया। सबवे आपसे बहुत कुछ पूछता है कि सर सॉस कौन सी, सर वेजेस कौन सी, सर साथ ये लेंगे वो लेंगे XYZ। वो बहुत तरह की कस्टमाइजेशन ऑफर करता है। मैकडी वो नहीं करता। मैकडी ने अपने काम को सिंप्लीफाई कर रखा है, ठीक है। मैकडी ने कहा कि अब मेरे को मैकवेजी चाहिए तो मैकवेजी मिल जाएगा, कोई कस्टमाइजेशन है नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। अगर कस्टमाइजेशन करेंगे तो वो लेयर्स बढ़ेगी, वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, वो और डिले हो जाएगा। बट डज दैट मीन सबवे कुछ गलत कर रहा है? नो, दैट डज नॉट मीन सबवे कुछ गलत कर रहा है, बट वो सबवे का अपना स्टैंडर्ड है। सबवे अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि मेरा प्रोसेस इज टोटली कस्टमाइजेबल, बट एट द सेम टाइम मैकडी के लिए वो चीज ओवर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैकडी उसको सिंप्लीफिकेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहा है, सबवे उसको स्टैंडर्डाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहा है। दोनों बातों का मतलब क्या है, एम क्या है कि हमारी कंपनी में जो हो रहा है वो हमारे लिए सही होना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि चाहे टेक्निक हो चाहे प्रिंसिपल हो, ये वर्ल्ड वाइड ऐसे डॉट पिन पॉइंटेड एक्सेप्टेबल नहीं होते, ठीक है। ये बस एक जनरल गाइडलाइंस है कि तुम ऐसे काम करो तो अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी बेसिक सी बात। सिंप्लीफिकेशन एम्स एट रिड्यूस्ड इन्वेंटरी, कोई फालतू स्टॉक ना बचे, इक्विपमेंट जो उसकी फुल यूटिलाइजेशन हो एंड सेल्स बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फोमैनशिप। ये जो तुम्हारे सामने डायग्राम है ना, कंफ्यूज कर रहा होगा बट बहुत सिंपल, बहुत इजी है। टीनर भाई साहब कहते हैं यार जो फैक्ट्री लेवल पे काम होता है ना, वो काम करता है वर्कमैन। वेरी बेस लेवल पे वर्कमैन एक्चुअल काम कर रहा है, ठीक है। तो तुम ऐसे नहीं है कि वर्कमैन के ऊपर एक सुपरवाइजर लगा दो, काम करवा लो। वो सुपरवाइजर लगेगा कैसे, वो करवाएगा क्या, उसे एक टेक्निक दी गई है, एंड दिस टेक्निक इज परफेक्टली कैलिब्रेटेड विद डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन। टीनर भाई साहब कहते हैं यार कि जो सुपरवाइजर है ना, उसके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। तो मैं काम करो, फैक्ट्री मैनेजर के अंडर 2 बंदे लगाओ, एक प्लानिंग मैनेजर और एक प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। प्लानिंग का फोरमैन हो और एक प्रोडक्शन का फोरमैन हो, जो ये सारे इनके ऊपर है, ये सब फोरमैन है, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप यानी कि हर फोरमैन का एक फंक्शन असाइन हो। अब मैं बताता हूं, फैक्ट्री मैनेजर के अंदर एक प्लानिंग का हेड है, एक प्रोडक्शन का हेड है, उसके अंदर हमें 4 हेड्स चाहिए इधर और 4 हेड्स चाहिए इधर। अब ये क्या क्या करेंगे? प्लानिंग के अंदर एक है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक रूट क्लर्क, एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और एक डिसिप्लिनेरियन। इनका काम बहुत सिंपल है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एक कार्ड पे लिख के देगा कि भाई तुझे आज ये काम करना है, तेरा आज का काम ये है। क्योंकि जो बिल्कुल रूट लेवल पे वर्कमैन काम कर रहा है ना, उसको नहीं मतलब कंपनी क्या कर रही है, उसको नहीं मतलब मैं बना क्या रहा हूं, उसको बस ये है कि मुझे बता दो क्या करना है भाई, मैं कर देता हूं। वो बिल्कुल नॉन स्किल्ड होगा, जहां पे कोई जीरो कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज ब्रेन। वो फिजिकल वर्क होगा कि मुझे ये बनाना है, इस मशीन से उतार के यहां सामान रखना है। वो मैनुअल लेबर होती है 99% ऑफ द केसेस में। उसको कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, जो कहा वो कर दिया। तो उसको बताना पड़ेगा कि आज तेरा ये काम है, तेरे को इस काम के बदले दिहाड़ी मिल जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है कि वो हर एम्प्लॉय के कार्ड पे उसका काम लिख दे। रूट क्लर्क का काम है कि वो पूरे प्रोसेस का रूट स्पेसिफाई करे कि ये वाला काम इस स्टेप से होके गो थ्रू करेगा, ठीक है। जैसे एक बर्गर बनने के लिए एक ऑर्डर आया, तो बर्गर बनने का पूरा प्रोसेस होता है कि पहले ये वाले स्पेसिफिक बन उठाओ, फिर ये वेजेस उठाओ, फिर उसको यहाँ रोस्ट करो, फिर ये सॉसेस लगाओ, फिर ऐसे करो वैसे करो, गर्म करो, जो मर्जी चीज है, मतलब एक पूरा स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, हमने देखा। तो रूट क्लर्क वो प्रोसेस को नोट डाउन करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये चेक करेगा कि ये काम इतनी देर में होना चाहिए, इतने रुपए में होना चाहिए, और इतने रुपए में हुआ, इतनी देर में हुआ। वो उसका काम है। वो ये सारे प्लानिंग वाले हैं, ठीक है। ये सारे एग्जीक्यूशन वाले नहीं, ये सारे प्लानिंग वाले, ध्यान रखना। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाएगा। डिसिप्लिनेरियन पूरी वर्किंग में डिसिप्लिन इंश्योर करेगा। तुम कहोगे यार ये कोई फालतू सी इंफॉर्मेशन नहीं हो रही, इसकी बहुत डेप्थ में नहीं जाना। इसकी एनसीईआरटी तक में भी 1 लाइन की एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा बंदा क्या काम करता है, ठीक है।
स्पीड बॉस, अब हम अगर आ जाते हैं प्रोडक्शन वाले साइड, तो स्पीड बॉस इंश्योर करेगा सारा काम टाइम पे हो रहा है, जो काम टाइम एंड कोस्ट क्लिप ने लिख के दिया उस टाइम पे काम हो रहा है। गैंग बॉस जो होगा, वो बंदा जो होगा सारे वर्कर्स के लिए मशीन, इक्विपमेंट एंड जगह वगैरह तैयार रखेगा कि मैदान तैयार है, आओ और लग जाओ। गैंग बॉस का काम होता है जितनी भी मशीन है वो रेडी टू यूज हो, सब कुछ वर्किंग कंडीशन में हो एंड सब परफेक्ट हो। रिपेयर बॉस होता है कि कभी भी कहीं भी कोई खराबी आती है तो तू आके ठीक कर दे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बाहर से एक और बंदा बुलाए मशीन ठीक करवाएं। कंपनी के अंदर एक रिपेयर बॉस होना चाहिए जिसको सारी टेक्निकल नॉलेज है एंड वो माइनर इनकन्वीनियंसेस को डील कर सकता है। इंस्पेक्टर होता है जो क्वालिटी चेक करता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसकी क्वालिटी चेक होगी। अब ये सारी की सारी बातें एज इट इज मैकडॉनल्ड्स के एग्जांपल में नहीं अप्लाई होंगी, बट तुम चीज समझ के देखो कि टेलर ने कहा हमें हर फोरमैन का एक फंक्शन डिफाइन करना है, आधे प्लानिंग करेंगे आधे प्रोडक्शन करेंगे एंड ये सारे मिलके वर्कमैन के ऊपर होंगे जो फाइनल काम कर रहे हैं। एंड ये देगा तुम्हें बहुत अच्छे से बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हमने बहुत ही तसल्ली से काम को डिवाइड कर दिया। जो बंदा इंस्ट्रक्शन कार्ड बना रहा है वो महीनों महीनों से रोज इंस्ट्रक्शन कार्ड ही बना रहा है, बस उसका वही काम है तो वो एक्सपर्ट हो गया। जो बंदा रिपेयर बॉस है तो वो महीनों महीनों से रिपेयर ही कर रहा है तो वो एक्सपर्ट हो गया। हर बंदा अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो जाएगा। फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर कहता है कि ये टेक्निक अपनाओ जहां पे तुम हर फोरमैन को एक फंक्शन स्पेसिफाई कर दो एंड उसको सिखाओ। दैट्स इट, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये क्या है, बादल बादल से जो बना रखे हैं। एक अगली टेक्निक आती है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर 4 इंडिविजुअल स्टडीज है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी एंड टाइम स्टडी। पहला टेक्निक ये, दूसरी टेक्निक ये, तीसरी टेक्निक है वर्क स्टडी। एंड वर्क स्टडी के अंदर 4 अलग अलग स्टडीज हैं। तुम्हें किसी बुक में, किसी प्राइवेट ऑथर की बुक में इन चारों को इंडिविजुअल टेक्निक्स भी मेंशन किया जा सकता है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम पढ़ रहे हैं तो वर्क स्टडीज एंड टेक्निक इन इटसेल्फ, और ये सब उसके पार्ट है। बहुत बेसिक सी बात। टेलर किस अप्रोच में मानता है कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका है ना, और हर काम को करने का जो बेस्ट तरीका है वो ढूंढना पड़ेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलती है भैया कि एक ही बेस्ट तरीका एग्जिस्ट करता है, वो ढूंढना पड़ेगा। तो वो चीज आती है मेथड स्टडी में। जो तरीका है, मेथड क्या होता है, तरीका। अब चाहे मैं रॉ मटेरियल जहां से ला रहा हूं, फिर उसको प्रोसेस कर रहा हूं, फिर मैं बेच रहा हूं, हर काम में कोई ना कोई मेथड इन्वॉल्व है। हम जब 4th चैप्टर प्लानिंग में आएंगे ना तो मेथड की और डेप्थ में जाएंगे तो हमें और अच्छे समझ आएगा कि मेथड होता क्या है। हर काम में कोई ना कोई मेथड इन्वॉल्व है। तो टेलर भाई साहब कहते हैं कि मेथड को स्टडी करो, अलग अलग पॉसिबल मेथड्स को स्टडी करो, उन पे टाइम दो, देखो कहां से हम बेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट निकाल सकते हैं विद द लीस्ट नंबर ऑफ इनपुट। चाहे वो आवर्स हो चाहे वो लेबर हो, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ इनपुट यानी कि चाहे पैसे कम से कम लगे, चाहे आवर्स कम से कम लगे, कुछ मर्जी हो, मेथड स्टडी ये बोलता है। मोशन स्टडी थोड़ी और नई सी चीज है। दिस इज अ मोशन, दिस इज ऑल्सो अ मोशन। हर वो चीज जहां पे एक बंदा मूव कर रहा है या कोई चीज मूव कर रही है, दैट इज अ मोशन। टेलर कहता है रुको, हर मोशन को स्टडी करो, क्या ये मोशन जरूरी है या हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरे टीचर ने एक एग्जांपल दिया था। मान लो एक घर बन रहा है और वहां पे जो मिस्त्री है उसको एक के ऊपर ईंट लगा के उसके बीच में सीमेंट भरनी है, बट वो दीवार बन रही है यहां पे, एंड जहां वो ईंटों का ढेर पड़ा है वो यहां से 100 मीटर दूर। तो मैं जाऊंगा, मैं एक ईंट उठा के लाऊंगा, सीमेंट लगाऊंगा, ईंट रख दूंगा। फिर मैं जाऊंगा, मैं एक ईंट उठा के लाऊंगा, सीमेंट लगाऊंगा, ईंट रख दूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि यार ये बंदा ही बेवकूफ है। ये एक एक ईंट उठा के आ रहा है। भाई तो एक काम कर, तो पहले टाइम ले, सारी ईंटें उठा के यहां ले आ, फिर यहां से लगाता जाइए, बहुत इजी, बहुत फास्ट होगा। हमारा मोशन स्टडी ये कहता है कि एक एक मोशन को स्टडी करो। जब तुमने मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बनना दिया तो वहां पे वो पहले गया, एक बन लेके आया, उसने बन को रख दिया, ठीक है। फिर वो गया अलग अलग वेजीज लेके आया, उसने वेजीज रख दी। फिर वो गया सॉसेज लेके आया, उसने सॉसेज रख दी और बन रहा है यहाँ। जबकि सारा सामान जब दूर पड़ा है तो वो वहीं के वहीं कुक कर सकता है। वहीं अवन भी है, वहीं सारे स्लैब भी है, सारे यूटेंसिल्स भी है, सब कुछ हो सकता है। वहीं पे जब तुम्हारा बर्गर बन सकता है तो यहाँ क्यों बन रहा है? हर चीज में कुछ मोशंस इन्वॉल्व हैं एंड वी नीड टू स्टडी दोज मोशंस एंड ट्राई टू एलिमिनेट देम, ट्राई टू मिनिमाइज देम एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके वेस्ट मोशंस को एलिमिनेट करना, ये हमारा पर्पस है। फटीग स्टडी शुरू से जो एग्जांपल लेते आए हैं, वहां पे जनरली जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स होते हैं, बट गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें 5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक मिलना जरूरी है, ठीक है। तुम बहुत ज्यादा काम मत करो, 5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक लो, एंड वो जरूरी है। फटीग होता है थकान, एक पॉइंट के बाद एक वर्कर थक जाएगा और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हम नहीं चाहते, हम कहते हैं तू ब्रेक ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, तू ब्रेक ले ले, बट अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे फिर से काम करने लग जा। फटीग स्टडी में टेलर कहता है यार एक इंसान की एवरेज फटीग टाइम को स्टडी करो कि इतना काम करने के बाद ये थक जाएगा और फिर इसको इतनी देर का ब्रेक चाहिए होगा जब ये काम नहीं कर रहा, ताकि वो रिचार्ज हो सके, अपनी एनर्जी रीगेन कर सके और दोबारा से 100% एफिशिएंसी पे काम कर सके। तो जितने भी वो तुम्हारे दोस्त हैं जो फॉरेन गए हुए हैं, उन कंपनीज में काम कर रहे हैं,
चाहे जिस मर्जी लेवल पे काम कर रहे हैं, बट उनको एज पर लॉ भी और एज पर देयर ओन फटीग ब्रेक्स मिलते हैं, और वो ब्रेक्स मिलना जरूरी है। उसके बाद आते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहती है यार तुम देखो, तुम पढ़ो, तुम एनालाइज करो, ये सारी स्टडीज कहती है कि तुम एनालाइज करो एंड एक नंबर बनाओ जो बेस हो फंक्शनल फोरमैनशिप के लिए, उसके हिसाब से हम सारे काम करेंगे, ठीक है। टाइम स्टडी कहती है यार कि तुम देखो इस काम को करने में कितनी देर लगनी चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसके लिए कोई टाइम टारगेट तो हो कि कितनी देर लगनी चाहिए। जब हमें पता होगा कि कितनी देर लगनी चाहिए, उसी के हिसाब से हम इंश्योर कर पाएंगे कि अगर हम दिन में 8 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हैं तो हमें इतने वर्कर्स चाहिए। हमारी टाइम स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये वाला प्रोसेस लेगा 1000 घंटे, और अगर 8 घंटे की शिफ्ट है एंड वी हैव टू डू दिस टास्क इन 1 डे, तो हमें 125 वर्कर चाहिए होंगे। अगर 16 घंटे की शिफ्ट है तो 62.5 वर्कर चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब एक बंदे से थोड़ा ओवरटाइम करवा रहे हैं, कोई बात, ठीक है, cool। ये 4 स्टडीज हो गई। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी टेक्निक पेंडिंग है, इस सबको इरेज करते हैं एंड चलते हैं उस पर। जहां पे हमारे हेनरी फ्योल भाई साहब कहते थे कि यार इक्वालिटी रखो, सबको बराबर ट्रीट करो, टेलर कहता है ना 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 ना, डिस्क्रिमिनेट करो, बट ऑन सच ए लेवल जो वो मोटिवेट करे, ठीक है। टेलर कहता है 2 रेट्स रखो, रेट जो हो, एक तुम्हारा हो हायर रेट और एक जो रेट हो वो हो लोअर रेट। एक जो वर्कर है उसको तुम पर डे का ना पे करके पर यूनिट ऑफ आउटपुट का पे करो। जैसे बर्गर की हम बात करें तो वही बेस लेके चलते हैं। मान लो तुम्हारा दोस्त बर्गर कुक करता है और उसको पैसे मिल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पर आवर उसको मिल रहे हैं नंबर ऑफ बर्गर्स मेड, कि उसने दिन में जितने बर्गर्स बनाए उसको उसके हिसाब से पर बर्गर कुछ पैसे मिल जाए, ठीक है। ये वाली चीज है। तो टेलर भाई साहब कहते हैं तुम एक रेट डिसाइड करो ऑन योर एवरेज सेल। मैं उस एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि तुम्हें पता है दिन की एवरेज इतनी सेल आ जाती है रोज की, ठीक है। उसको कंसीडर करके तुम्हारे मन में ये होना चाहिए यार कि इस एवरेज सेल को देख के एक एवरेज एम्प्लॉय को दिन की 8 घंटे की शिफ्ट में 100 बर्गर्स तो बनाने चाहिए। मतलब तुम्हें लगता है ये कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, 100 बर्गर तो बनाने ही चाहिए बेयर मिनिमम, है ना। तो तुम रेट रखो, अगर किसी एम्प्लॉय ने 100 से कम बर्गर बनाए, लेस देन 100, तो उसको हम पे करेंगे $1 पर बर्गर। बाहर की बात कर रहे हैं जनरली, शुरू से एग्जांपल तो उसी पे चलते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय ने लेस देन 100 बर्गर बनाए तो उसको हम पे करेंगे $1 पर बर्गर, और किसी एम्प्लॉय ने 100 या मोर देन 100 बनाए तो उसको हम पे करेंगे $2 पर बर्गर। अब एक चीज सोचो, एक एम्प्लॉय है ए, एक एम्प्लॉय है बी। बाय द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉय ए ने बनाए हैं 95 बर्गर्स और एम्प्लॉय बी ने बनाए हैं 100 बर्गर्स। इसको बाय द एंड ऑफ द डे मिल रहे हैं $95 और इसको मिल रहे हैं बाय द एंड ऑफ द डे $200। सिर्फ 5 बर्गर्स के डिफरेंस ने इनमें $105 का डिफरेंस ला दिया। ये मोटिवेट करेगा हर उस एम्प्लॉय को जो अपनी एफिशिएंसी से कम काम करता है, लेथार्जिक हो जाता है, 100% नहीं देता अपने काम में। उसको मोटिवेट करेगा टू रीच अ बेयर मिनिमम लेवल, जो कि रिसर्च के थ्रू सेट किया गया होगा, जो उस कंपनी को पता है कि यार 100 बर्गर्स एक एम्प्लॉय में डिमांड आ जाती है विद इन एन 8 आवर्स शिफ्ट, तो 100 तो मिनिमम बने ही बने। अगर कोई 100 से कम छोड़ देता है तो उसको हम $1 पर बर्गर देंगे। तो ऐसा नहीं है उसने जो लास्ट के 2-4 बर्गर कम बनाए उस पर नुकसान है, उसको हर यूनिट ऑफ बर्गर मेड पे नुकसान है, ठीक है। और जिसने 100 या 100 से ज्यादा बनाया उसको $2 पर बर्गर मिलेंगे। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता है कि 2 रेट्स रखो, एक रेट पे पे मत करो, एक हो हायर पे रेट, एक हो लोअर पे रेट। और जब तुम लोअर पे रेट दे रहे हो, इसका मतलब वो एम्प्लॉय को धक्का लगे कि मैंने कम काम किया, मैंने एक एवरेज स्टैंडर्ड से कम काम किया है, ठीक है। तो मेरे साथ दिक्कत है, मुझे कल और अपना 100% देना है और बेटर देना है, कंपनी के हित में देना है, कंपनी के फेवर में देना है, एंड मुझे वो $2 पर बर्गर वाला रेट एक्वायर करना है ताकि वो एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे पाए। ये जो पूरा टेक्निक है ये डिस्क्रिमिनेट करता है, नो डाउट। अब अगर पूछा जाए कि यार ये वाली टेक्निक कौन से हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को वायलेट करती है, इक्विटी को वायलेट करती है, भाई ऑब्वियस है, बट एट द सेम टाइम ये वर्कर्स को मोटिवेट कर रही है और वो जरूरी है। तो ये टेक्निक्स होगी एफडब्ल्यू टेलर की कुछ, ठीक है। लेट्स मूव बैक टू आवर ग्रीन स्क्रीन्स एंड सी कि एफडब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल्स क्या दिए थे। चलो नजर मारते हैं। ओके, तो नाउ वी आर डन विद द टेक्निक्स। तो प्रिंसिपल समझने में थोड़ी और आसानी होगी। टेलर ना इस माइंडसेट से आया था कि भैया यार हर चीज को करने का ना एक बेस्ट वे होता है, एक बेस्ट मेथड होता है। तो पहले टाइम दो, प्रॉब्लम डिफाइन करो, फिर उसको सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस निकालो। यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, फिर इनके प्रोस कॉन्स निकालो, फिर इनको इवैल्यूएट करो, जज करो, फिर एक चुनो और फिर उससे काम करो। तो टेलर मानता था कि ऐसे नहीं है काम पे लग जाओ देखी जाएगी, काम पहले देखो, सोचो, समझो, साइंटिफिकली एनालाइज करो एंड फिर जाके हम बात करते हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो टेलर ने जो 4 प्रिंसिपल दिए, सबसे पहला ये था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब। ये कहना चाहता है भाई कि जो मैनेजमेंट है ना, एक साइंस है, ये रूल ऑफ थंब नहीं है। रूल ऑफ थंब अगर तुम्हें याद हो तो वो कहता था कि कुछ ऐसे 3 डायरेक्शन बनती 99 डिग्री की, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक तरफ करंट है, एंड ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, नहीं तो पड़ता। बट रूल ऑफ थंब होल्ड्स ट्रू इन एवरी सिचुएशन एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। हर जगह कहीं भी कुछ मर्जी लगा लो, रूल ऑफ थंब भी है, वो ऐसे ही लगेगा। टेलर भाई साहब कहते हैं कि यार मैनेजमेंट ऐसी नहीं, मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट हर सिचुएशन में अलग है, मैनेजमेंट डायनामिक, मैनेजमेंट बदली जा सकती है, मैनेजमेंट बदली जाती है, और मैनेजमेंट हर जगह अलग लगती है। यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू सी कि कहाँ क्या हो रहा है, यू नीड टू गिव एन एफर्ट यार लेट्स सी होता कैसे। साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है वो ये है कि मैनेजमेंट इज साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ठीक है, भाई साहब मानते थे कि यार एक चीज को करने का सिर्फ एक ही बेस्ट तरीका है, तो टाइम दो, स्टडी करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रोसेसेस निकालो, देखो कि वो बेस्ट तरीका क्या है, फिर वो बेस्ट तरीका ढूंढ के उसके हिसाब से काम करो। दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। ठीक है, दूसरा और तीसरा प्रिंसिपल थोड़ा कंफ्यूज करोगे, इसलिए ध्यान से सुनना। दूसरा प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ध्यान सुनो। कहता है भैया हार्मनी बना के चलो, लड़ाई झगड़े मत करो, डिस्कॉर्ड मत करो। ठीक है, डिस्कॉर्ड अब तुम्हारे लिए वो ऐप बन चुका है, बट डिस्कॉर्ड का मतलब है अनबन। ठीक है, इसको ऐसे समझो। कहता था यार हार्मनी बना के चलो, एक तरफ है बिजनेस के ओनर्स, इन्वेस्टर्स, एक तरफ है वर्कर्स, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, तो इनकी आपस में कभी बनती नहीं है। ओनर सोचता है यार सारे पैसे मैं रखूं, ये तो क्या है, ये इसको मैंने जो काम बोला इसने कर दिया, इसका खुद का दिमाग तो उसे लगा नहीं, तो ये कर क्या है, पैसे तो मैं रखूंगा। एम्प्लॉय सोचता है काम तो सारा मैं कर रहा हूँ, ये तो बैठा बैठा ऑर्डर मार रहा है, इसको क्या आता है, मैं कर रहा हूँ काम, तो पैसे तो मेरे होने चाहिए, हिस्सा तो मेरा होना चाहिए, उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो दोनों में हमेशा से क्लास कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वो टिपिकल जॉब वर्सेस बिजनेस माइंडसेट की जॉब वाले कहते हैं हम सारा काम कर रहे हैं, बिजनेस वाले कहते हैं हम सारा काम कर रहे हैं। इसके बीच में आती है मैनेजमेंट। ऑल्दो मैनेजमेंट खुद एक जॉब हो सकती है, मैनेजमेंट खुद एक एम्प्लॉय हो सकता है, बट मैनेजमेंट एज ए होल इनका सॉल्यूशन है, इनका मिडलमैन है कि जो ऑनर्स हैं एज अ स्टेक होल्डर और जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में हार्मनी बना के रखते हैं, उनको लड़ाई झगड़े नहीं करने देते, उनके बीच में अनबन नहीं होने देनी, उनको दिखाना यार कि तुम दोनों जरूरी हो, तुम्हारे बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, तुम दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड एम्प्लॉयज को भी प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा, उनके लिए जस्ट एंड फेयर होगा, और ऑनर्स का भी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, उनका टाइम इन्वेस्टेड, उनके जो एफर्ट्स जा रहे हैं वहां भी काम होगा। ठीक है, ऐसे बात बनती है। अब इसमें एक एग्जांपल है जापानीज स्टाइल, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। ठीक है, उससे अब ये सिंपल सी बात समझ आती है यार हमें कि जापान में ना एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जब लोग स्ट्राइक पे जाते हैं वो ये कहते हैं हमने काम नहीं करेंगे, वो ब्लैक बैज पहनते हैं और ओवर काम करते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट है, 16 घंटे का काम करेंगे ताकि हम मैनेजमेंट की सिंपैथी ले पाए। ठीक है, वो इस तरह से काम करते हैं कि उनको तरस आ जाए यार काम करें तो उनको पैसे बनते इस तरह से। तो यही अगर हम बात करें अपने बिल्कुल बेस एग्जाम्पल की, जहां हम गए थे कि हमारा दोस्त बाहर किसी देश में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, कुछ भी हो, ठीक है, वो कहीं काम कर रहा है, तो वहां की जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से डिजाइन है, लाइक एक बिल्कुल रूट लेवल पे कोई ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा है, कोई पीछे कुकिंग कर रहा है, कोई कस्टमर अटेंडिंग स्टाफ है, जो भी स्टाफ है उनके ऊपर कुछ मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर स्टोर मैनेजर है, उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, पूरी चेन है, पूरी अथॉरिटी फ्लो करने का एक जरिया है। उसके अंदर चीजें इतनी सिस्टमैटिक है कि सबको लगता है कि मुझे मेरे काम का पैसा मिल रहा है एंड आई एम बीइंग रिस्पेक्टेड, एंड यहाँ कोई डिस्कॉर्ड वाली बात नहीं है कि यार मैं काम कर रहा हूँ मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। सबका अपना अपना जो हिस्सा है वो वेल डिफाइंड है, वो अच्छे से उनको पता है, वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको उस हिसाब का पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हार्मनी है सबके अंदर, सबको पता है कि ये मेरे से ऊपर है, ये मेरे से ज्यादा काम करता है, उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, दैट इज जस्ट, दैट इज फेयर, ओके कूल। लेकिन मैं नीचे हूँ, मुझे कम काम करना पड़ता है, मेरे पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कम पैसे ले रहा हूँ, दैट्स आल्सो। अब अगला है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो आ जाता है ना चीज, ये थोड़ी मैनेजमेंट और वर्कर्स में, पहले वाली ऑनर्स और वर्कर्स में थी, मैनेजमेंट वाज द मिडलमैन, ये वाली चीज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कि सब कॉपरेट करके चलो, अकेले अकेले अपना अपना मत सोचो। ठीक है, यही बात फ्योल ने भी किसी ना किसी सेंस में कह दी थी, लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है कि एक चीज को कंसीडर करो कि वो जो बंदा काम कर रहा है वो भी एज एन इंडिविजुअल यूनिट कुछ है, एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। ऐसा नहीं है कि तुम उसको कह दो कि तेरे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, तेरे कोई वर्किंग राइट्स नहीं, तेरे को लंच टाइम नहीं मिलेगा, तेरे को ब्रेक्स नहीं मिलेंगे। कॉपरेट करके चलो ना, देखो कि हम बेस्ट रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, मिलजुल के चलो, काम को अच्छे से करो। जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड था, वो कहता है लड़ो मत, सबका अपना अपना काम है, सब अपना अपना कर रहे हैं, सब अपने अपने काम की इज्जत करो और कायदे से काम निपटाओ। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है कि सब मिलके काम कर रहे हैं भाई, सब एक यूनिट एंड सब एक फोकस की तरफ काम कर रहे हैं। थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, बट कीवर्ड्स पे अगर मैं आऊं तो मैं थोड़ा और बताऊं तो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल वाला एग्जांपल देखो, दोनों जगह चल जाएगा। बात वो नहीं है, बात मेजर ये है कि जहां ऑनर और एम्प्लॉयज की बात हो रही है वो हार्मनी डिस्कॉर्ड है, और जहां मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज की बात हो रही है वो कॉपरेशन इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इस चीज को समझो। लाइक थोड़ा मैं और अगर आगे बढ़ूं तो एम्प्लॉयज को इतना कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए कि यार तुम जब चाहो तुम्हारे मन में जो भी ओपिनियन तुम आके रख सकते हो, तुम सजेस्ट कर सकते हो, तुम इनिशिएटिव ले सकते हो। जो फ्योल वाला इनिशिएटिव था
वो यहाँ कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में आएगा। और जो डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बराबर होनी चाहिए। वर्कर्स को ये लगना चाहिए कि मैनेजमेंट तो कुछ काम ही नहीं कर रही, ये तो वेले बैठे हैं। आपस में एक यूनिट बन के चलो कि हाँ यार हम सब मिल के काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टोर मैनेजर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, चाहे वो नॉर्मल जनरल मैनेजर है, चाहे वो तुम्हारे मेन वर्किंग टास्क फोर्स है, वो सब आपस में एक यूनिट बन के चल रहे हैं। उनका मेजर गोल है कि हमें डेली सेल्स बढ़ानी है। वो काम कर रहे हैं, वो कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, उनका मेजर गोल है हमें सेल्स बढ़ानी है। वो जो पूरा स्ट्रक्चर सेटअप है ना, वो है ही इसलिए कि सब मिलके काम कर सके। सब अपने अपने इंडिविजुअल यूनिट बन के काम करेंगे तो इंडिविजुअल यूनिट के फोर्स को प्लस कौन करेगा, वो टोटल होके कंपनी की बेनिफिट में कैसे आएगी, वो इसीलिए आएगी जब तुम कॉपरेट करके काम करोगे और अकेले अकेले अपने आप को एक एक यूनिट नहीं मानोगे। ठीक है, मूविंग अहेड, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज और हर हाईएस्ट प्रोस्पेरिटी एंड एफिशिएंसी। हर बंदा जो आया है दैट शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। हर बंदा जो सिलेक्ट हो रहा है वो साइंटिफिकली सिलेक्ट हो, फिर उसके कैलिबर को, उसके इंटेलेक्ट लेवल को, उसके पास जो टाइम है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो जो कर सकता है, जो टैलेंट है, उसको ध्यान में रखकर उसको काम अलॉट किया जाए एंड उसको रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि उसकी डेवलपमेंट। अब जो हमारे टेलर भाई साहब है, इन्होंने शॉप फ्लोर लेवल पे काम किया। ये समझते हैं कि काम होता कैसे है, ये समझते हैं कि वो जो बंदा काम कर रहा है वो क्या फील कर रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट मैं बस बैठ के ऑर्डर दे रहा हूँ। मैं मैनेजर बना, ये बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंचे, लेकिन इन्होंने पहले वहां पे भी चीजें एक्सपीरियंस की होती कैसे। तो इन्होंने कहा कि एक प्रिंसिपल बनाओ जहां पे तुम उस बंदे की पर्सनल ग्रोथ पे भी काम कर रहे हो। उसकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, वो सीख रहा है, वो टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा है, उसकी प्रोस्पेरिटी, उसकी एफिशिएंसी ग्रो हो रही है, तुम ट्रेनिंग दे रहे हो, तुम उससे उसके मतलब का काम दे रहे हो। ये भी एक मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब एम्प्लॉय खुश रहेगा, जब एम्प्लॉय ग्रो करेगा, उससे बेटर कोई चीज नहीं है। क्योंकि हमारे लिए सबसे महंगी चीज इज ह्यूमन कैपिटल, इज ह्यूमन एसेट्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल चीज थी, अगर हमने वो एग्जांपल लिया नहीं लिया बहुत थोड़ा सा रिलेट हुआ, बट एक बेस बन गया कि बिल्कुल एक मेस्ड अप जगह पे भी अगर एक ढंग का स्ट्रक्चर है और साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो हो रही है तो हम किस स्केल पे पहुंच सकते हैं, तुम समझ गए। ठीक है, हम मास लेवल पे स्केल अप कर सकते हैं जब हमारे पास इवन दो एक फ्लक्चुएटिंग वर्कफोर्स है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बट हमारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं, हमें पता है कि हम कॉपरेट करके काम कर रहे हैं, हमारे सबके बीच में हार्मनी मेंटेन है, हमने एक साइंटिफिक तरीके से एक बेस्ट मेथड निकाल लिया है एंड हम हर बंदे की डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ वी आर डन विद द चैप्टर। हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, हमने एफडब्ल्यू टेलर की 4 टेक्निक्स 4 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, सब समझ गए हैं। हाँ जी, तो देखो पूरा चैप्टर हो गया, अच्छे से हो गया, मजेदार तरीके से होगा। लेट्स मूव बैक टू आवर बेसिक सी डेफिनेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, हमने जो भी सब कुछ पढ़ा वो जनरल गाइडलाइंस है। एक चीज है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट द स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन। तुम्हें बहुत जगह ये वर्ड देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिस के दौरान। स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन होता है रेडीमेड सॉल्यूशन, कि ये सॉल्यूशन है, इसको अप्लाई कर लो, बात बन जाएगी। जिस तरह से मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता कि ये स्ट्रैटेजीज स्पेसिफिकली मेड फॉर यू। भाई मेड फॉर यू वाली स्ट्रैटेजी मेड बाय यू होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। किसी और की बनाई हुई स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली मेड फॉर यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस है जो बस हर मैनेजर के लिए एप्लीकेबल है हर सिचुएशन में। बाकी लगाना कैसे भाई वो तू देखेगा। ये बनाए गए हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से, बहुत ईयर्स की ऑब्जर्वेशन मैनेजर्स की एंड एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिनोट करते हैं, है ना। एंड इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये साइंस का पार्ट है। हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज अ साइंस, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का होना इज अ साइंस, बट इनकी क्रिएटिव एंड परफेक्ट इंप्लीकेशन, इनकी एप्लीकेशन बाय मैनेजर्स नाउअडेज इज एन आर्ट। ये बनाए गए, बहुत पहले बनाए गए, बहुत अच्छे से बनाए गए। एंड इनको बनाने का पर्पस क्या था कि हम जो मैनेजर्स हैं उनको एक विजन दे सके कि भाई तुम्हें इस पर्सपेक्टिव से सोचना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करना है इस टाइम पे। एक मैनेजर के पास एक विजन होनी बहुत जरूरी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत बेसिक सी चीजें बताते हैं, वही बेसिक चीजें जो शायद हमें पता भी थी, लेकिन वो एक विजन दे देती है कि इस तरह से हमें चलना है और ऐसे ऐसे काम करना है। तो ये ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू फॉर्म हुई है। ये अपने आप में साइंस है, बट इनकी एप्लीकेशन इज एन आर्ट। तो इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। अब तो मैं मुझ में, इस चैप्टर में, इस कॉन्टेक्स्ट में, मैकडी वाले एग्जांपल में, एनुअल फंक्शन वाले एग्जांपल में, कहीं पे भी किसी भी चीज में कुछ भी पसंद आया हो ना, तो एक बार जाके एडी कैप्टन का फ्लैगशिप कोर्स जरूर चेक करना। और डिटेल्ड वीडियोस, लाइव क्लासेस और बहुत से मजेदार अच्छे अच्छे डाउट सेशंस, और उन सब के बीच में मेरे एग्जांपल्स तो परमानेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मजा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, जाके चेक जरूर करना और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे और डीप में पढ़ पाएंगे सीयूईटी पर्सपेक्टिव से भी। बट अलॉन्ग विद दैट एक छोटी सी चीज और बता दूं,
we have our own Discord server and we have a playlist for you, KYC, Know Your Career. जाके देखो, समझो, सीखो और बहुत सी अच्छी अच्छी इंसाइट्स लो यार कि वेल प्रोड्यूस्ड एंड वेल एडिटेड एंड वेल रिसर्च्ड एक सीरीज किस तरह से दिखती है जो आपको मिसगाइडेड एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से बचाती है तुम्हारे करियर के बारे में। जाके देखो एंड फिर तुम अपने आप कमेंट करोगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में जो बहुत इजी, बहुत सरल, बहुत सिंपल सा चैप्टर होने वाला है। मिलते हैं यार, फिर क्या ही बात करें। Xiaomi का फोन है तुम्हारे पास, होगा, बहुत से लोगों के पास होगा। अगले चैप्टर में वो होगा हमारा बेसिक एग्जांपल और उस पर सारी कहानी की चर्चा करेंगे। लेट्स गो।